एवरीवन, एक वेरी वार्म वेलकम टू डिसाइडर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल न्यूज़पेपर नहीं आ पाया था बिकॉज ड्यू टू सम सिचुएशन। एंड चलिए आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू को। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज द चाइना हैज़ क्रॉस 1960 क्लेम्स अलोंग द LAC। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी थ्रू द मैप कि कहाँ पे चाइना पहले था। चाइना का अगर देखा जाए तो ये ब्लू लाइन जो है, चाइना का ओरिजिनल पोजीशन पहले यहाँ पे थी। ओके। एंड अभी जो है चाइना का जो जब क्लैश हुआ तो चाइना ने अपना लगभग ये पूरा डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है, तो 8 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ बढ़ के चाइना ने अपना न्यू क्लेम यहाँ पे बना लिया है। ओके। अब हम लोग बहुत बार फिंगर 4 फिंगर 8 ये सब पढ़ रहे हैं, तो ये सब है क्या? देखो, ये पेंगोंग लेक है। यहाँ पे जो माउंटेन स्पर्स हैं, जो माउंटेन से ऐसे निकली हुई हैं लैंड, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, फिंगर्स डेपिक्ट करा गया है। ओके। एंड अभी क्या था कि जो ये फिंगर 8 है, यहाँ पे जो है इंडिया और चाइना का जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे होता था और इंडिया आराम से यहाँ पे कंट्रोलिंग कर लेता था फिंगर 8 तक। ओके। यहाँ पे आराम से इंडिया की कंट्रोलिंग रहती थी। एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि चाइना ने जो है फिंगर 4 पे जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन शुरू करने के बाद जो है फिर तब तक इंडिया ने इतना इंटरफेयर्स नहीं करा, इतना कह सकते हैं कि इशू रेज नहीं करा था। बट हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो है इंडिया को जो है फिंगर 8 तक जाना अलाउ था। अब धीमे धीमे क्या हुआ कि चाइना ने वहाँ पे पूरा कट ऑफ कर दिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर विद द एडिटोरियल एंड पायलटिंग ए प्रोटोकॉल ऑफ अकोमोडेशन एंड द अदर वन इज ए चांस टू रिस्टोर द रूल ऑफ लॉ। ये जो पायलटिंग है प्रोटोकॉल ऑफ अकोमोडेशन, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कांग्रेस का कह सकते हैं डोमिनेंस जो है लगभग इतने साल तक रहा है। सो कांग्रेस की आइडियोलॉजी कैसी रही है, कैसे जो है लीडरशिप रही है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई उनकी लीडरशिप कैसे रही, क्यों कांग्रेस इतने साल तक रूल कर पाई, ये सब इस टॉपिक में है। देखिए 1929 में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज आया था, दैट मीन्स द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये कहाँ पे दिया गया था, लाहौर सेक्शन में। यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि किस रिवर के पास में ये पूर्ण स्वराज का स्लोगन दिया गया था। सो महात्मा गांधी जो है हमेशा से जो है फिर जवाहरलाल नेहरू जी के फेवर में रहे। जवाहरलाल नेहरू जी के फेवर में वो इसलिए रहे क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी कल्ट था वो कम्प्लीटली जो है डिफरेंट था फ्रॉम अदर लीडर्स। क्योंकि देखिए, एक तो जो है उनके अंदर एक बहुत पेशेंस था। अगर कोई भी कुछ बोले, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो अपना पेशेंस बनाए रहते थे और एक फ्यूचरिस्टिक मोड में रहते थे कि माने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए प्रेजेंट एक्शन लेते थे। सो ये उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी। साथ ही साथ वो एकोमोडेशन की क्वालिटी अगर किसी भी पर्सन में है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप दूसरों के थॉट्स को अगर एकोमोडेट कर पाए, दूसरा जो बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड कर पाना भी एक बहुत अच्छा है। इसीलिए ज़्यादातर लीडर्स जो हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी और डिफरेंट अपने थॉट्स रखते थे, सभी का सुना जाता था और सभी के विचारों को जो है उतना ही इम्पोर्टेंस मिलती थी। ओके। लीडरशिप होना इज़ गुड, बट आप लीडरशिप में आप हर एक इंसान को सुनो, उसकी बात को समझो और उस पर जो है जो अच्छा हो सकता है, गुड फॉर द नेशन, अगर आप उस चीज़ को लेके चलोगे तो दैट वुड बी गुड फॉर द नेशन एज वेल एज फॉर द अदर एज वेल। सो दिस वॉज ऐसा नेचर था जवाहरलाल नेहरू जी का। और देखा जाए तो अभी नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें क्या था, देखिए दोनों के टेम्परामेंट्स डिफरेंट थे, दोनों के प्रेफरेंसेस डिफरेंट थे। बट जब बात आई कि पोस्ट पार्टीशन कंसोलिडेशन में, दोनों ने बहुत ही अच्छा एफर्ट दिखाया, कोऑर्डिनेशन दिखाया। ओके। बट धीमे धीमे क्या हुआ, धीमे धीमे जो है उसके बाद के लीडर्स आए, और जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव हो गए, जयप्रकाश नारायण आए, उन्होंने जो है दे हैव चूजन द डिफरेंट पाथ। तो उन्होंने ये सोचा कि जस्ट हैव अ ओन, एक अलग पार्टी करा जाए, एक अलग, चूँकि इनके विचारों में उतना कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं था।
आगे ये है कि देखिए जो भी है, जैसे कि कभी भी ब्रेकिंग पॉइंट जो है नेहरू जी नहीं लाने देते थे। मीन्स ऐसा पॉइंट ना आ जाए कि एकदम बातचीत बंद हो जाए, पार्टी से अलग होने की बात हो जाए, ये सारी सिचुएशन नेहरू जी के टाइम में नहीं थी। और इसी कारण जो है कांग्रेस में जो है यही जब तक ये आइडियोलॉजी रही, ओके, तब तक जो 1964 की बात हो या 66 में या 67 में, डिफरेंट राइवल्स जैसे इंदिरा गांधी, मोरारजी बिकेम द कैबिनेट कलीग्स। तो ये सब सिचुएशन थी। इस तरीके से जो है कह सकते हैं ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए, भले ही वो फ्रेंडशिप में हो, भले ही वो पार्टी में हो, या फिर आप के जो है स्टाफ में भी हो। तो ये सिचुएशन जो है अगर ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है तो चीज़ें फिर एकदम ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक लर्निंग है, दिस थिंग टू बी लर्न, ओके, बाय एवरी वन ऑफ यू। अब आते हैं, देखो इंदिरा गांधी की जी के समय जो है एक थोड़ा सा शिफ्ट अवे हुआ फ्रॉम द प्रोटोकॉल ऑफ अकोमोडेशन, जो कि नेहरू जी के टाइम में था। अब क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक ओवर लॉर्डशिप के उसमें आ गया, ओके, और पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन मैटर्स, ओके। पहले क्या था कि डिफरेंट लोगों की पर्सनालिटीज़ मिलके एक पार्टी को चला रही थी, ओके। अभी क्या है कि इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ, एक पर्सनालिटी कल्ट, माने इंदिरा गांधी का ऐसा करिश्मेटिक पर्सनालिटी बना दी गई थी, उसके अदर जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो उनको फॉलो करते थे। सो दिस वाज द डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के समय अकोमोडेशन को इतनी पर्सनल वो प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। इससे क्या हुआ कि जो है इसी कारण जो है आचार्य नरेंद्र हो गए, जैसे जयप्रकाश नारायण है, ये सब अलग होना शुरू हो गए थे। एंड 1977 में जनता पार्टी आई, एंड पहली बार इसने जो है कांग्रेस की जड़ें जो है वो हिला दी, ओके। दैट मीन्स जो है जो कांग्रेस इतने साल से रूल कर रही थी, उस अब जो है कोलैप्स हो गई थी विद इन 3 इयर्स। और बट क्या हुआ कि विद इन 3 इयर्स जो जनता पार्टी है ये कोलैप्स हो गई। क्योंकि उनको उतना कह सकते हैं एक्सपीरियंस नहीं था मैकेनिज्म की, कैसे कि प्राइम मिनिस्टर रियल एम्बिशन, जैसे मोरारजी देसाई भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, चरण सिंह भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, जगजीवन राम भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो इन डिफरेंट लोगों के प्राइम मिनिस्टर एम्बिशंस इतने ज़्यादा थे कि वो 3 साल तक ही जनता गवर्नमेंट जो है चल पाई, ओके। फिर जो है आई बात अगेन 1989 की, ठीक है। 1989 में फिर जनता दल गवर्नमेंट बनी, बट इट वाज टॉर्चर्ड बिकॉज देयर वाज नो वन टू काउंसिल वीपी सिंह, देवीलाल एंड चंद्रशेखर कि एक हम्बल रहे और दूसरे लोगों को सुने भी। बिकॉज जब उन्होंने सुनना बंद कर दिया तो लोगों में जो है तकरार होने लग गई, एक जो है टूटने लग गए सब लोग और अलग होने की सोचने लग गए। और इसी कारण जो है हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह के कारण जो है गवर्नमेंट गिर गई, ओके। तो दिस वाज देयर। अब क्या है कि जब ये देखिए ये सब लोग जब आते हैं तो ये लोग न्यू एक्सपीरियंस पीपल थे। तो इसमें क्या हुआ कि इनके अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम था, ओके। तो दिस वाज देयर कि ये गवर्नमेंट जो है स्प्लिट हो जाते थे, अलग अलग हो जाते थे और वो गवर्नमेंट गिर जाती थी। अब इसके कारण क्या हुआ कि स्टेबिलिटी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। और जो है द पोस्ट इमरजेंसी जो जनता परिवार है कुड नॉट इमिटेट द कांग्रेस कल्चर ऑफ अकोमोडेशन, ओके। यही बेसिक रीज़न था कि इसी कारण जो है वो गवर्नमेंट इतनी चल नहीं पाती थी और उसमें जो है फ्रेगमेंटेशन, दरारें कहीं ना कहीं आने लग जाती थी। अब आती है बात जो बीजेपी की। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो है अकोमोडेशन का थोड़ा सा जो है प्रिंसिपल इमिटेट करा कांग्रेस का। जब देखो LK आडवाणी की बात आई और अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो कि मासेस उनको बहुत, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज करिश्मेटिक पर्सनालिटी, लोग उनको बहुत लाइक करते थे। तो क्या हुआ कि जो है आडवाणी ने के अंदर एक सेंस ऑफ पावर हुआ करता था। एंड अटल बिहारी वाजपेयी ने उस चीज़ को समझा। बट क्या हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आई तो जो है आडवाणी ने भी इस बात को एकोमोडेशन लिया। एंड
अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। सो अभी क्या है कि नेशनल पार्टी होगी जैसे कि कांग्रेस या फिर बीजेपी, इसमें क्या होता है कि हाई कमांड का ही ऑर्डर चलता है, उसके अकॉर्डिंग जो है और सारे लोग जो है वर्क करते हैं। सो बट हो क्या रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है कांग्रेस जो है एक ऐसी लोगों से लीड कर रही है जिसके कारण जो है वो लोग उनकी खुद की थिंकिंग उतनी परफेक्ट नहीं है और उनका एकोमोडेशन इसलिए इतना अच्छा नहीं है स्किल, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है पार्टी में। ए चांस टू रिस्टोर द लॉ। अभी जो जैसे कि इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन द स्टेट, इसके बारे में बेसिकली ये टॉपिक है और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज a question was asked in the interview of UPPCS related to this topic only कि ये किलिंग कितना जस्टिफाइड है। ओके और देखा जाए तो जो विकास दुबे की किलिंग थी तो इसमें क्या था कि एक कह सकते हैं कि जो दिखाया गया एनकाउंटर वो एक प्री प्लान मर्डर की तरह था बिकॉज जो सिचुएशन थी उस समय जो देखा गया तो पहली बात तो इतना बड़ा मर्डर था उसको जो है कह सकते हैं हथकड़ी नहीं लगाई गई और कार को पहले वो दूसरी कार में ट्रैवल कर रहा था, फिर दूसरी कार में उसको भेजा गया, उसके बाद ही वो किल्ड हो गया। साथ ही साथ जो मीडिया वैन जो फॉलो कर रही थी कन्वॉय को उसको भी जो है रोक दिया गया था। सो दिस वॉज देयर और जब उसको पाया गया तो उसमें ये देखा गया था कि क्लोथ उसके स्पॉटलेस थे और उसके फेस पर मास्क था। ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी। अभी जब जैसा कि हम लोगों ने योगी जी को सुना था तो ये बिलीव करते हैं ठोकी राज में कि जो गुनाह करेगा उसको ठोक दिया जाएगा। सो दिस इज़ देयर बेसिकली एंड पर ये कितना जस्टिफाइड है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती, दैट मीन्स आप जो है रूल ऑफ लॉ इस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप जो है क्या कह सकते हैं जुडिशरी पर बिलीव नहीं कर रहे हैं अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग कर रहे हैं। एंड जुडिशरी पे इतना लोग क्यों चाहते हैं कि केस जो है जल्दी से जल्दी बंद हो जाए बिकॉज पहली बात तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग केस होते हैं एंड कभी कभार एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको छिपाना चाहते हैं पुलिस वगैरह, इसलिए भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है। ओके अब देखा जाए तो कोर्ट ने इस चीज़ को कॉग्निजेंस में लिया एंड इसमें बोला गया कि अगर कुछ ऐसी किलिंग्स होती हैं तो इमीडिएट जो है एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए, सीआईडी को ये केस देना चाहिए और ये केस हेड कौन करेगा, जैसे कि अगर उस जिस लेवल के लोगों ने किलिंग करी है ओके उसके एक कुछ रैंक हायर लोग ही इस केस को पूरा सुपरवाइज करेंगे एंड मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए अंडर सेक्शन 176 ऑफ द CRPC। ओके सो दिस वाज देयर एंड देखा जाए तो 16 केसेस ऐसे थे जो ट्रांसफ़र टू द CID फॉर इन्वेस्टिगेशन और पर हुआ क्या कि जब रिपोर्ट सबमिट करने की बारी आती है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैलिस्टिक एनालिसिस ये सब जो है कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया। इवन जो फैमिली मेम्बर्स थे उन सब 16 केसेस के वो लोग अवेयर ही नहीं थे कि ऐसी कुछ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो गई, मतलब उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड नहीं करे गए। तो इस तरह की है। अब ये क्या है कि ये जैसे ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है तो इसको एंड कैसे करा जा सकता है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको एक आम दे दिया जाए, उससे करवाई जाए या फिर CBI को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए या फिर ये जो पूरी इंक्वायरी है मीन्स ये पॉइंट्स हैं जो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में जो पहली बात तो ये हमारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी है कि कोई भी बिकॉज ये एक तरीके का प्री प्लान मर्डर की तरह है। ओके प्री प्लान मर्डर है बिकॉज ऑफ बाय द पुलिस। सो ये जो है ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सेटल होनी चाहिए एंड
अगर फर्स्ट वन इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को इनको एक्शन में आना चाहिए। एंड जब भी ऐसा कुछ हो सीबीआई के पास जो है इंक्वायरी जानी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन करे, या फिर कोई ऐसा रिटायर्ड जज जो है उसको जो है इस केस को सॉल्व करने के लिए लगाना चाहिए, जिससे कि जो भी गुनहगार है उनको जो है वो लीगल टर्म्स में पनिशमेंट मिले। अनशैकलिंग फॉर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत की बात आती है तो आत्मनिर्भर भारत का हम लोग थोड़ा सा एग्रीकल्चर के उसमें भी ये टॉपिक है कि एग्रीकल्चर को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। अगर देखा जाए तो गुड सीड्स जो हैं, अगर गुड सीड्स की क्वालिटी अच्छी है तो ये एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं इन द एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ओके, शट इन बाय द इम्पोर्ट्स ऑफ 18,000 टन्स ऑफ हाई HYV हम लोग को सीड्स मंगाने पड़ गए थे। जब सिचुएशन आई थी हमारे यहाँ ख़राब हो गई थी तो HYV सीड्स हमें USA से मंगाने पड़ गए थे। लर्मा, रोज़ो एंड सोनारा 64 IR8 राइस सीड, ये सारी चीज़ें, ये सीड्स मंगाए गए थे। बट क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है चेंज कर दी। एंड टुडे अवर जो हमारी जो स्टेपल क्रॉप्स हैं वो इतनी आत्मनिर्भर हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च की वजह से, कि आज हम लोग जो है ऐसी सिचुएशन में कि हमें अब कहीं से भी अगर भुखमरी की सिचुएशन आती है, कभी पहली बात तो आएगी नहीं इंडिया में, बिकॉज वी हैव एनफ स्टॉक, ओके, बफर स्टॉक भी अपने पास एनफ है। और ये सब एफर्ट जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कौन लेकर आए, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और ये है कि देखो क्या होता है कि अब ऐसा हम लोग इस सिचुएशन में है कि जब लॉकडाउन वाला समय आया तो इवन जैसे ट्रेन वगैरह से हम लोगों ने बांग्लादेश में जो है ये हाइब्रिड राइस सीड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करें, ओके। एंड जस्ट बिकॉज इतना अपने यहाँ कह सकते हैं बैकअप है सीड्स वगैरह का कि जो है वी आर एक्सपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स टू साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज अफ्रीका। और अभी क्या है कि कंट्री कैन प्रोड्यूस वेरी कम्पिटिवली प्राइस सीड्स ऑफ, जैसे हाइब्रिड राइस हो गया, हाइब्रिड कॉर्न, हाइब्रिड BTHT हो गया। और इन सब का जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि मीन्स वी शुड अलाउ BT कॉटन इन इंडिया। बट 2014-15 में चीज़ें चेंज हो गई, बिकॉज जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ये सोचा कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको उतना कह सकते हैं एज ना मिले। एंड इसी कारण जो है BT जो है क्रॉप्स जो हैं उनका प्रोडक्शन बंद हो गया। हाँ, महाराष्ट्र में जो है अभी भी इलीगली जो है उसका प्रोडक्शन वो प्रोड्यूस करी जाती हैं। एंड सो बिगेस्ट बॉटल नेक है कि इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। जो अभी जिस पे रिसर्च नहीं है उसको थोड़ा सा मीन्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, हम अभी क्या है कि अभी देखो जैसे कॉटन है, कॉटन का क्या था, पहले हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, बट धीमे धीमे क्या हुआ कि अब हम लोग कॉटन इंपोर्ट करने लग गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लैकुना दिखा रहा है। अब देखो बात आती है फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स में जो है हम लोग नेट इम्पोर्टर हैं, ओके। इंडिया इम्पोर्ट फर्टिलाइजर्स वर्थ 6.7 बिलियन, और इसमें कौन सा है, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया एंड म्यूरिएट ऑफ पोटैश हो गया। तो ये हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। वी इम्पोर्ट रॉक एंड फिनिश प्रोडक्ट एज वेल। अब आती है देखो बात यूरिया की। यूरिया में क्या है कि देखो लगभग जो है 11 मिलियन टन्स जो है ये इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। और अगर आत्मनिर्भर भारत का देखा जाए तो इंडिया में केवल जो है 6.35 मिलियन टन ही पब्लिक सेक्टर के द्वारा होता है। हाँ, एक जो है तलचर में भी है एक प्लांट इज़ बेस्ड ऑन कोल गैसिफिकेशन, जो कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, पर इतना जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। और प्राइस भी देखा जाए तो वो इंडिया में कितना है, $400 पर टन, और इंटरनेशनल प्राइस है 250 से 300 टन। तो कौन जो है इंडियन कंपनी से लेना चाहेगा। तो बेस्ट ये है कि जो फर्टिलाइज़र पे जो हम लोग कंपनी वगैरह को सब्सिडी देते हैं, तो इससे बेटर है कि जो है फार्मर्स वगैरह को सब्सिडी दिया जाए।
जिससे कि जो है और जैसे कि देखा जाए ट्रैक्टर्स वगैरह पहले ये सब क्या था कि इनको लाइसेंस मिलता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ ये डी लाइसेंस होने लग गए, तो एक कम्पिटिटिवनेस आया और इससे क्या हुआ कि ट्रैक्टर्स इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गए और लोगों के लिए कम्पिटिटिव एज हो गया। इसी तरह अगर फर्टिलाइजर्स को भी जो है अगर ओपनली खेलने दिया जाए, ओपनली मार्केट में रेस करने दिया जाए, तो क्या होगा कि एक जो है प्राइस में थोड़ा सा कम होगा और इस तरह जो है हम लोग जो है यूरिया वगैरह में भी जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। एंड अदर टॉपिक इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ये हम लोग इंडियन एक्सप्रेस से कवर करने वाले हैं। एंड व्हाट इज इटोलिजुमैब न्यूली क्लियर फॉर द कोविड। कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है इंडिया में हो गया है, ऑल्दो जो है गवर्नमेंट्स जो है वो अभी ओपनली नहीं बोल रही है कम्युनिटी ट्रांसमिशन का। देखिए शाहिद जमील है, वायरोलॉजिस्ट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वेलकम ट्रस्ट डीबीटी अलायंस, इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट इज़ लैकिंग ट्रांसपेरेंसी इन दिस। ओके, और गवर्नमेंट का क्या कहना है कि गवर्नमेंट जैसे कंटेनमेंट जोन बना दिया है, रेड जोन, ग्रीन जोन, तो अगर हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कर देंगे तो पीपल विल आस्क रीज़न कि ये बनी ही क्यों है जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है, तो इससे और भी कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन फैल सकता है। ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे अभी भी वायरस नहीं है, एंड दैट इज़ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऐसा है जहाँ पे अभी भी नहीं है ये वायरस। ओके, एंड जो है ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी में वाइड स्प्रेड जो है ये फैल जाए और ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाए कि ये इन्फेक्शन किसके थ्रू आया है। देखो जब शुरुआत में जो है जब हम चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है इसको नहीं पकड़ पाते हैं, तब ये आता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में ज़्यादातर ये डिजीज़ जो है अब्रॉड से, ये तो डिजीज़ ऑफ कोर्स वी नो कि अब्रॉड से आई है, बट जब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, शुरुआत में हम लोग ट्रैवल हिस्ट्री लेते थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। अब धीमे धीमे क्या है कि बहुत सारे लोग जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो किस सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से आए डिजीज़ ट्रांसमिट हुई है ये भी पता नहीं चल रहा है। सो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो ये बोल रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, दिस इज जस्ट अ लॉफेबल थिंग एंड इट इज़ नॉट ट्रू। ओके, सो कभी कभार गवर्नमेंट अपना जो है कह सकते हैं कि अपना वोट बैंक जो है वो कहीं ना ये ना दिखे कि गवर्नमेंट इतना वर्क नहीं कर पा रही। इन सब के कारण भी गवर्नमेंट कभी कभार जो है डेटा के साथ खेलने लग जाती है। व्हाट इज़ इटोलिजुमैब न्यूली क्लियर फॉर कोविड। ये इटोलिजुमैब जो है एक न्यूएस्ट ट्रीटमेंट है कोविड-19 से रिलेटेड। अब इटोलिजुमैब मेडिसिन जो है बेसिकली जो है ये क्यों दी जाती है, देखो जैसे सोरेसिस डिजीज़ है इसके ये क्योर करने के लिए दी जाती है, बट ये अभी क्या है ये कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में भी देना जाना शुरू हो गया है। इसमें क्या होता है कि जो स्किन सेल्स हैं वो जो है क्या होता है कि इसमें रेड पैचेस होने लगते हैं मोस्टली ऑन नीज एंड एल्बोज बट ऑल्सो ऑन सम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये ड्रग किसने डेवलप करी थी, बेंगलुरु बेस्ड बायोकॉन ने ये डेवलप करा था। और इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए कि जो रेड पैचेस वगैरह हो रहे हैं, बेसिकली ड्रग इस चीज़ के लिए थी। सो वाई वॉज इट अप्रूव फॉर इमरजेंसी यूज इन कोविड ट्रीटमेंट, इसलिए कि देखो जब ये वायरस जो है अटैक करता है बॉडी पे, तो धीरे धीरे क्या है कि इम्यून सिस्टम पे एक थोड़े से रिएक्शन होने लगते हैं। तो ए लार्ज नंबर ऑफ साइटोकिनिन्स दैट कॉज सीवियर डैमेज टू लंग्स और अदर ऑर्गन, जैसे कि कभी कभार होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर, इवन डेथ हो जाता है। तो उस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग है। एंड द क्लिनिकल ट्रायल शो कि जैसे जब ये जो है ये जो ड्रग दी गई तो इससे क्या हुआ कि प्रोग्रेशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेमेशन फेज, साइटोकिन स्टॉर्म जो है ये थोड़ा थोड़ा जो है रुकने लग गया। और जब ये दिया गया तो जैसे कि वेंटिलेटर पे जो है आने की पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं पड़ी। बट क्या हुआ कि कितना ये सक्सेसफुल है, 20 पेशेंट्स में रिकवर्ड वाइल 10 ऑफ देम ऑफ द पीपल डाइड। सो दिस वॉज देयर इन दीज आर्टिकल्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।